अनुराग बच्चे की आवाज को गौर से सुनते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी रात को कौन रो रहा है? अनुराग बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हैरान रह गया था। उसे ये तो पता था कि घर में एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का है, पर वो तो दिलीप और जानकी के कमरे में होगा। लेकिन ये बच्चे की रोने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जो बहुत तेज तेज रो रहा था। कुछ मिनट के लिए अनुराग उस बच्चे की आवाज को सुनते रहता है, पर अगले ही पल उसे फिर यक्षिणी का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि वो यक्षिणी के पास जा रहा था, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उसका शिकार बनने के लिए। अनुराग तुरंत ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो देखता है कि दरवाजे की कुंडी पहले से खुली हुई थी। अनुराग दरवाजे की कुंडी खुली देखकर सोच में पड़ जाता है और हैरानी के साथ सोचने लग जाता है, ये क्या, दरवाजा भी खुला हुआ है? ये कैसे हो सकता है? अंदर की लाइटें भी चालू थीं और अब ये दरवाजा भी खुला हुआ है। घर में तो सभी लोग 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर आज इतनी रात तक दरवाजा और लाइट कैसे खुली रह सकती है? आखिर चक्कर क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? अनुराग ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और तुरंत दरवाजा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर की तरफ खोलते हुए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता है तो बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि पास में ही कोई बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था। अनुराग आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम उसी तरफ बढ़ाने लग जाता है। अभी अनुराग ने 4-5 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो देखता है बाहर ही जिप्सी खड़ी हुई थी, जिसके पास ब्रिजेश्वर, बैजयंती, दिलीप, सुदेश, बल्लू और जानकी खड़े हुए थे। जानकी ने अपने हाथ में बच्चे विराट को पकड़कर रखा हुआ था, जो जोर जोर से रोए जा रहा था। अनुराग को कुछ पल पहले किसी और बच्चे की नहीं बल्कि विराट के ही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोगों को बाहर एक साथ खड़ा देखकर अनुराग घबरा जाता है। डर के कारण उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। अनुराग पास में ही मौजूद झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, जहां पर वो आसानी से छुप सकता था। वहां पर किसी की भी नजर उस पर आसानी से नहीं पड़ने वाली थी। अनुराग जिन झाड़ियों के पास छुपा हुआ था, वहां से बाकी सब उसे सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उन सब के बहस करने की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। और सबसे ज्यादा जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी वो था विराट, जिसके रोने की आवाज ने सबका बुरा हाल कर दिया था। वो चीख चीख कर रोए जा रहा था, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। अनुराग जिप्सी के जस्ट पीछे वाली झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। अनुराग उनकी बातें सुनने लग जाता है। जानकी विराट को प्यार से दुलारते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती है, चुप हो जा मेरे मुन्ने, रोते नहीं, चुप हो जा। विराट रोता रहता है। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे शरीर में कहीं तकलीफ हो रही थी, लेकिन छोटा सा बच्चा होने के कारण उसे तकलीफ कहाँ हो रही थी वो किसी को नहीं बता सकता था। विराट को बेदर्दी के साथ रोता हुआ देखकर जानकी की आंखों में से भी आंसू निकलने लग गए थे। कैसे नहीं निकलते? आखिर वो विराट की माँ जो थी, माँ होती ही ममता की मूरत है, जो औलाद के रोते ही खुद रो पड़ती है और उसके हंसने के साथ ही हंस पड़ती है। उसकी हंसी और खुशी उसकी औलाद से ही जुड़ी होती है। विराट को रोता हुआ देखकर सिर्फ जानकी ही नहीं बल्कि वैजयंती की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वैजयंती रोते हुए घबराहट के साथ कहती है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे पोते को, किसकी नजर लग गई है उसे। रात से ही रोते जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। मैंने तो 3 बार इसकी नजर भी उतार दी, पर फिर भी ये चुप नहीं हो रहा। सिर्फ जानकी और वैजयंती ही विराट को लेकर परेशान नहीं थे, बल्कि बाकी सब भी थे। वो भी घबराए हुए थे। उनकी भी समझ नहीं आ रहा था कि विराट को क्या हो गया था, क्यों वो रोते जा रहा था, क्यों वो रोना बंद नहीं कर रहा था। विराट को इस तरह रोते हुए देखकर एक पल के लिए तो अनुराग के मन में भी ख्याल आता है कि वो तुरंत जाए और विराट को अपनी गोद में ले। शायद उसके गोद में लेते ही विराट चुप हो जाए। आखिर विराट ज्यादातर उसकी गोद में तो रहता था। दिलीप की गैर हाजिरी के वक्त पर अनुराग ये बात अच्छे से जानता था। फिर वो चाहकर भी इस वक्त विराट को गोद में नहीं ले सकता था। अगर वो उन लोगों के पास गया तो फंस सकता था और फिर आज रात के रात कभी यक्षिणी के पास नहीं जा सकता था। वो एक मकसद के साथ ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकला था, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए वो वहीं पर छुपे रहता है, चुपचाप सब कुछ देखते रहता है। ब्रिजेश्वर कुछ चिढ़ते हुए जानकी से कहता है, अरे बहू क्या कर रही हो तुम? कब से कह रहा हूँ मैं तुमसे कि जिप्सी में बैठो, तुम जिप्सी में बैठ क्यों नहीं रही हो? हमें अस्पताल जाने के लिए निकलना है। अब डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं कि मेरे पोते को क्या हुआ है। जानकी विराट को अपने सीने से कसकर सटाते हुए कहती है, जी पिताजी अभी बैठती हूँ। जानकी जिप्सी में बैठने वाली थी कि तभी उसी वक्त वैजयंती उसे रोकते हुए कहती है, 2 मिनट बहू, मुझे अपने पोते की एक और बार नजर उतारने दे।
इस बार लोटे वाली उतार कर देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए और ये रोना बंद कर दे। जानकी कुछ जवाब देती उससे पहले ही ब्रिजेश्वर वैजयंती पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? वैजयंती, ये क्या जब से तुमने नजर लगा कर रखी है? तुम्हारी इसी नजर की वजह से विराट की तबीयत इतनी खराब हो गई है। देख नहीं रही उसका शरीर कितना तप रहा है? अगर तुम शाम को ही मुझे बता देती कि विराट की तबीयत खराब है तो मैं शाम को ही अस्पताल ले जाता, पर तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वैजयंती तुरंत बोल पड़ती है, पर जी शाम को उसने रोना कहाँ शुरू किया था? ये तो अभी पिछले 2 घंटे से रो रहा है, जैसे अभी अभी किसी ने उस पर कुछ किया हो। आप बस एक बार और मुझे इसकी पानी वाली नजर उतारने। वैजयंती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ब्रिजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बस वैजयंती, बहुत हुआ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हम कब से अस्पताल जाने के लिए निकले, पर तुम्हारे नाटक खत्म नहीं हो रहे। कभी कहती हो ये वाली नजर उतारने दो, कभी कहती हो ये वाली। अगर इन सब से कुछ होता तो विराट रोना बंद कर चुका होता, पर उसने किया क्या? नहीं किया ना। अब मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाने दो। ये सब कहते हुए ब्रिजेश्वर वैजयंती को गुस्से से घूरता है तो वैजयंती खुद चुप हो जाती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। दिलीप भी हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहता है, हाँ पिताजी, जल्दी चलिए अस्पताल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ है। ब्रिजेश्वर दिलीप के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, डर मत दिलीप, विराट को कुछ नहीं होगा। हम अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इतना कहकर ब्रिजेश्वर जिप्सी में आगे वाली सीट में बैठने लग जाता है, जिसमें बल्लू ड्राइवर सीट पर पहले ही बैठ गया था। वैजयंती को छोड़कर बाकी सब भी जिप्सी में बैठने लग जाते हैं। सुदेश भी जिप्सी में बैठ ही रहा था कि तभी दिलीप उसे टोकते हुए कहता है, तू कहाँ पर बैठ रहा है? तू यहीं पर रह, माँ के साथ कोठी में रह, वरना माँ कोठी में अकेले पड़ जाएगी। सुदेश पलट कर कहता है, माँ कैसे अकेले पड़ सकती है जीजाजी? माँ के लिए अनुराग भैया है ना, वो है तो ग्रेवयार्ड कोठी में। मैं आपको इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा हर कदम पर। दिलीप जानता था सुदेश उसके साथ चलकर ही रहेगा, इसलिए वो पलटकर कुछ नहीं कहता है, उसे जिप्सी में बैठने देता है। वैजयंती को छोड़कर सभी लोग जिप्सी में बैठ जाते हैं। अभी बल्लू ने जिप्सी स्टार्ट ही करी थी कि तभी उसी वक्त ब्रिजेश्वर की जिप्सी में लगे साइड मिरर पर नजर पड़ती है और उस मिरर में उसे अनुराग दिखाई देता है, जो छिपकर बैठा हुआ था और उन्हीं की तरफ देख रहा था। ब्रिजेश्वर आईने में अनुराग को देखते हुए कहता है, ये तो अनुराग है, पर ये यहाँ पर क्यों छिपा हुआ है, वो भी इतनी रात को? बल्लू जिप्सी आगे बढ़ाता उससे पहले ब्रिजेश्वर बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, बल्लू बंद कर जिप्सी। बल्लू जिप्सी बंद करे बिना ही कहता है, पर क्यों मालिक, क्या हुआ? ब्रिजेश्वर गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा बंद कर जिप्सी। बल्लू जिप्सी बंद कर देता है। जैसे ही बल्लू जिप्सी बंद करता है, अनुराग को भी अंदाजा हो जाता है कि उसे ब्रिजेश्वर ने देख लिया है। झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या, पिताजी ने जिप्सी क्यों रुकवा दी? जरूर इन्होंने मुझे देख लिया है। अगर वो यहाँ पर आ गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे जाना होगा। मैं पीछे वाले रास्ते से भाग निकलता हूँ। अब एक वही रास्ता है नदी के पास पहुँचने का। यही सब सोचते हुए अनुराग झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता है और झाड़ियों के पीछे वाले रास्ते से काला झाड़ी जंगल की ओर निकल पड़ता है। जब तक ब्रिजेश्वर जिप्सी से नीचे उतरता है और पीछे मुड़ता है, अनुराग वहाँ से भाग चुका था, पर झाड़ियाँ अभी भी हिल रही थी, उसी जगह की जहाँ पर अनुराग छुपकर बैठा हुआ था। ब्रिजेश्वर अभी भी कंफर्म नहीं था कि झाड़ियों के पीछे इतनी रात में उसने अनुराग को देखा था या फिर ये बस उसका वहम था, इसलिए वो सुदेश से कहता है, सुदेश जा, जल्दी से ऊपर देख कर आ, अनुराग अपने कमरे में है कि नहीं। सुदेश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही दिलीप गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये क्या है पिताजी, यहाँ पर मेरा बेटा रोए जा रहा है और आपको अनुराग की पड़ी है। अब इतनी रात को आपको अनुराग की याद क्यों आ गई? ब्रिजेश्वर दिलीप के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है और फिर सुदेश पर रौब जमाते हुए कहता है, तूने सुना नहीं सुदेश, मैंने क्या कहा? जल्दी जा और देख कर आ, अनुराग अपने कमरे के अंदर है या नहीं। सुदेश जिप्सी में ही बैठा रहता है। दिलीप जानता था जब तक वो सुदेश को आदेश नहीं देगा, सुदेश अपनी जगह से नहीं उठने वाला था, इसलिए दिलीप सुदेश को जाने का इशारा कर देता है और सुदेश तुरंत जिप्सी में से उतरकर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाता है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिजेश्वर ने सुदेश को अनुराग को देखने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में क्यों भेजा था, वो भी इस वक्त जब विराट का रो रो कर बुरा हाल था, उसकी तबीयत खराब थी। अपने बेटे को यूं रोता हुआ देखकर अंदर ही अंदर दिलीप का गुस्सा अपने पिता ब्रिजेश्वर के प्रति बढ़ते जा रहा था। उसके मन में नफरत बढ़ते जा रही थी। एक तो उसे वैसे ही देर हो गई थी, ऊपर से ब्रिजेश्वर ने फिर देर करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में सुदेश नीचे आता है और हड़बड़ाहट के साथ ब्रिजेश्वर से कहता है, नहीं पिताजी, अनुराग भैया अपने कमरे में नहीं है, वो तो बाकी के कमरे में भी नहीं है। मैं उन्हें सब कमरे में ढूंढते हुए आ रहा हूँ। जैसे ही सुदेश ये बात बोलता है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग और हैरान हो जाते हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश्वर खुद से बड़बड़ाता है, इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, झाड़ियों के पीछे अनुराग ही छुपा हुआ था।
वैजयंती घबराते हुए खुद से कहती है, मेरा बेटा अनुराग कहाँ गया होगा? वो इतनी रात को ये सब हो क्या रहा है? एक तो मेरा पोता रोए जा रहा है और अब मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। कैसी रात है ये? बल्लू भारी आवाज में कहता है, आज तो अमावस्या की रात है, अमावस्या की काली रात, और काली शक्तियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ये सब उसी वजह से हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हम में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहना चाहिए। ब्रिजेश्वर बल्लू पर चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसी मनहूसों वाली बातें कर रहा है बल्लू? तू अपना मुंह बंद रख। मुझे अच्छे से पता है अनुराग कहाँ जा रहा है। तू एक काम कर, तू इनको अस्पताल लेकर जा, मैं अनुराग को ढूंढ कर लाता हूँ। दिलीप कहता है, पर पिताजी आप हमारे साथ चलिए ना, बल्लू अनुराग को देख लेगा। इस अनुराग को फिर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसके लिए रात को घर से बाहर निकलना कोई नई चीज थोड़ी है। उसे फिर वो यक्षिणी दिखी होगी, उसी के पीछे गया होगा। आप छोड़िए उसे, हमारे साथ चलिए। ब्रिजेश्वर पलट कर कहता है, जिस तरह तू अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता है, उसी तरह मैं भी नहीं छोड़ सकता। अनुराग मेरा बेटा है और मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, सही कहा आपने, वो पागल अनुराग ही आपका बेटा है। मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं। आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही कहा। ऐसा पिता होने की जगह अच्छा ये होता कि मेरा कोई पिता ही नहीं होता। बिना बाप के कम से कम मैं खुश तो रह पाता, यहाँ तो घुट घुट कर जीना पड़ता है। वैजयंती दिलीप पर चिल्लाते हुए कहती है, दिलीप अपनी जुबान को लगाम दे, वो पिता है तेरे। ब्रिजेश्वर अपने गुस्से पर काबू करते हुए बल्लू से कहता है, बल्लू तू लेकर जा इन्हें यहाँ से जल्दी से, इससे पहले कि मैं इन्हें कुछ कर दूं। बल्लू हिचकिचाते हुए घबराते हुए कहता है, पर मालिक आप अकेले कैसे काला झाड़ी जंगल में जा सकते हैं? आज अमावस्या की रात है। ब्रिजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा, लेकर जा इन्हें यहाँ से। विराट अभी भी रोए जा रहा था। बल्लू जिप्सी चालू करता है और उन्हें वहां से ले जाने लग जाता है। उनके जाते ही ब्रिजेश्वर रोती हुई वैजयंती को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत वैजयंती, मैं अभी अनुराग को लेकर आता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तो दिखा दे क्या खिले लाया। ये नितिन लाया था ना मोटा तोड़ के। ये देख मैनेजर साहब, अरे ये बच्चे से मुझे दिए। देखो मुंह कैसे बाहर आया। घिस लेते हैं इसको। कड़वे लगते हैं, फिर भी मेरा विश्वास सब हो जाता है, थोड़ा वहम दूर हो जाता है घिस के। चलो कोई बात नहीं। मुझे वहम रहता है कभी कड़वा निकल जाए, पूरे खीरे की माँ उठ जाएगी। कीड़ा एक नंबर का है, हराम का तो ऐसा ही हो। एक नंबर का बता, पैसे के खाता ना लेके खाता, बाकी फ्रिज में चले जाते घर। देखिए कड़वा नहीं है पर फिर भी अब वहम तो दूर हुआ। झेल जाएगा इतना मोटा कीड़ा। मालिक का सही है इसका। ऐसा ही है इसका मालिक का। इसके लिए लाया इसके लिए लाया। कीड़े लाए बड़ी मुश्किल में तोड़ के। तो कहना चाहोगे कुछ? 4 बीघे एक का खेत पार किया है हम लोगों ने, तब जाके अगले खेत में ये तो मेरे पीछे मुझे डर लग रहा है। मालिक का है आ गए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।